अच्छा, विधायक जी आपने अपनी एजुकेशन में बताया कि आपने बीए एलएलएम किया है। तो अच्छा ऐसा क्या कुछ मतलब ज़रूरी है कि जैसे पॉलिटिक्स में आने के लिए लॉ करना ज़रूरी है? जब मैं लॉ कर रहा था तब उसमें सोचा नहीं था कि पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में जाऊंगा। और आपके पिताजी भी बसपा के एक बहुत ही सीनियर लीडर रह चुके हैं। तो ऐसे क्या कारण रहे कि आपने बसपा छोड़ी और भाजपा जॉइन की? बगैर पैसा लिए किसी को टिकट नहीं दिया जाता था। तो सड़क के क्षेत्र में आपने अपने कार्यकाल में क्या-क्या कार्य किए? सड़कों का तो पूरा जाल ही बिछा दिया गया विधानसभा में। लगभग कितनी सड़कों का निर्माण हुआ और उनको मुख्य धारा से जोड़ा गया? हजारों करोड़ की सड़कों का निर्माण हुआ। गांव में हमारी विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई गांव या मजरा ऐसा नहीं बचा जो मुख्य सड़क से ना जुड़ता हो। दिल्ली जा रहा है, कोई हरियाणा जा रहा है, तो वो जो है उनको यहाँ पर रोज़गार नहीं मिल पा रहा है कुछ हद तक। इस समस्या पर आप क्या कहेंगे? पलायन कैसे रोका जा सकता है? देखिए, ये तो कहने की बातें हैं, पलायन हो रहा। सपा वाले कहते हैं कि सारे कार्य हम ही ने कराए हैं, चाहे वो लखनऊ मेट्रो हो या फिर 100 नंबर हो और एम्बुलेंस हो। वो ये क्यों नहीं कहते हैं कि अतीक अहमद माफिया है? जी, वो ये क्यों नहीं कहते कि आजम खान ने लोगों की ज़मीनों पर अवैध कब्जा किया? जी। वो ये क्यों नहीं कहते कि महिलाओं के साथ बलात्कार समाजवादी पार्टी की सरकार में होते थे? और उनका तो नारा था, खाली प्लाट हमारा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा कस्ता के मौजूदा भाजपा विधायक श्री सौरभ सिंह सोनू जी से मिलने। चुनाव का माहौल है, बिज़ी शेड्यूल है, समय कम है और सवाल ज़्यादा। तो सीधा विधायक जी से मिलते हैं और जानते हैं। विधायक जी आप पहले थोड़ा-सा आप पर्सनल लाइफ़ के बारे में बताइए। पर्सनल इन दैट केस नहीं, अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और आपका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सौरभ सिंह सोनू है। मैंने बीए एलएलएम तक शिक्षा ग्रहण की है। 2012 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था। उसके पूर्व में मैं लखीमपुर खीरी में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष रहा। 2017 में जब चुनाव लड़ा तो जनता ने आशीर्वाद देकर विधानसभा तक पहुंचाया। जी। तो अच्छा इससे पहले 2012 में विधायक जी आप बसपा से चुनाव लड़े थे और आपके पिताजी भी बसपा के एक बहुत ही सीनियर लीडर रह चुके हैं। तो ऐसे क्या कारण रहे कि आपने बसपा छोड़ी और भाजपा जॉइन की? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो विचारधाराओं के साथ कार्य नहीं कर रही थी। जी, जब तक विचारधारा के साथ कार्य करती रही पार्टी, तब तक सरकार भी बनती रही। और जब विचारधाराओं से पार्टी बदल गई, मान्यवर कांशीराम जी का जो सपना था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था, उन सपनों से जब हटकर कार्य करने लगी पार्टी, तब हम लोगों ने सोचा कि अब इस दल में हमको लगता है कि ज़रूरत नहीं रह गई है। हम अपने समाज के लिए कार्य नहीं कर पा रहे थे, शोषित वंचितों के लिए कार्य नहीं कर पा रहे थे। नीतियाँ जो थी सब पैसों पर आधारित हो गई थी बहुजन समाज पार्टी की। बगैर पैसा लिए किसी को टिकट नहीं दिया जाता था, चाहे वो संस्थापक पार्टी के साथ में रहा हो। माननीय कांशीराम जी जब जी। DS4 की स्थापना की, जो उनके साथ के लोग थे, वो लोग भी बहुत प्रताड़ित हुए, परेशान हुए। नतीजा आज आपके सामने है कि बहुजन समाज पार्टी में एक भी वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता नहीं बचा है। जी। अच्छा विधायक जी आपने अपनी एजुकेशन में बताया कि आपने बीए एलएलएम किया है। तो अच्छा ऐसा क्या कुछ मतलब ज़रूरी है कि जैसे पॉलिटिक्स में आने के लिए लॉ करना ज़रूरी है? जब मैं लॉ कर रहा था तब उसमें सोचा नहीं था कि पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में। में जाऊंगा। बट कहीं न कहीं एक अच्छा फैक्टर रहता है और आपको इसमें बल मिलता है। देखिए, मैंने तो तैयारी की थी। मैं IAS की कोचिंग कर रहा था लखनऊ में रहकर। 2006 में लखनऊ पहुंचा तो तैयारी की जी, चल रही थी। मैं चाह रहा था कि मैं IAS की कोचिंग कर रहा था, प्रशासनिक सेवा में जाना चाह रहा था। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि रुख एकदम से बदलना पड़ा हमको। और लोगों की सेवा करते देखता था मैं अपने पिताजी को, चाहे दिन हो या रात हो। रात में 12-1 बजे भी लोग आ जाते थे तो उनके लिए दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। तो मुझे लगा कि मुझको भी अपने पिताजी का साथ देना चाहिए। और मैंने अपने पिताजी से इच्छा जाहिर की, उनका सहयोग मिला, जनता का आशीर्वाद मिला।
तो आज नतीजा आपके सामने है। अच्छा विधायक जी, 2017 से लेकर 2022 तक आप विधायक रहे, तो आपके कार्यकाल में जो काम हुए हैं, जो कार्य हुए हैं, उनको कुछ डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो सड़क के क्षेत्र में आपने अपने कार्यकाल में क्या-क्या कार्य किए? सड़कों का तो पूरा जाल ही बिछा दिया गया विधानसभा में। लगभग कितनी सड़कों का निर्माण हुआ और उनको मुख्यधारा से जोड़ा गया? हजारों करोड़ की सड़कों का निर्माण हुआ। गांव में, हमारी विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई गांव या मजरा ऐसा नहीं बचा जो मुख्य सड़क से ना जुड़ता हो। आज की स्थिति है, किसी भी गांव में आप पहुंच जाइए तो सड़कों के माध्यम के लिए सड़कों तक शिकायत कोई नहीं कर सकता कि हमारे गांव तक आने जाने का साधन नहीं। इसके पूर्ववर्ती जो सरकारें रहीं, कभी सड़कों के लिए उन्होंने काम नहीं किया। आप सर्वे में देख सकते हैं कि पुरानी सरकारों में सड़कें जहां 2 या 3 किलोमीटर प्रतिदिन बनती थी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 5 साल सरकार रही, प्रतिदिन लगभग 20 से 25 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कों का निर्माण पूरे प्रदेश में होता रहा। और विधायक जी, बिजली की क्या स्थिति है? बिजली के क्षेत्र में जो आपने कार्य कराए हैं, उनको ज़रा चिह्नित कीजिए। देखिए, जब आप जाएंगे, हमारे क्षेत्र में पहुंचेंगे, तो लोग जो कहते हैं कि हमने ये बनवा दिया, वो बनवा दिया, पब्लिक आपको जवाब देगी कि किसने क्या बनवाया। जब आप पहुंचते हैं मरखापुर औरंगाबाद में, मरखापुर में पावर हाउस का निर्माण कराया गया था, औरंगाबाद में पावर हाउस का निर्माण कराया गया, भिरावा ग्रंट में पावर हाउस का निर्माण कराया गया, गढ़ी इब्राहिमपुर में पावर हाउस का निर्माण कराया गया, सिकंदराबाद में पावर हाउस का निर्माण कराया गया, और एक पावर हाउस मुड़िया में प्रस्तावित हो चुका है, कार्य उसका होना बाकी है, रह गया है। और एक प्रपोजल हमारा तैयार पड़ा है फतेहपुर का, और कई बिजली घरों की हमने अपनी विधानसभा की क्षमता वृद्धि करने का काम किया। और लोग तो कहते हैं कि हमने बनवाया, ये आप जाके देख सकते हैं, आप किसी भी माध्यम से पता कर सकते हैं। अब तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, इलेक्ट्रिक ज़माना है, चाहे जहाँ भी जाइएगा आपको पता चल जाएगा कौन सा कार्य किसकी सरकार में हुआ। अच्छा विधायक जी, अगर शिक्षा की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हम मुख्य समस्या देख पाते हैं कि बालिकाओं के लिए अभी कुछ समस्या है कि स्कूल, एक डिग्री कॉलेज अच्छा सा उस स्तर का नहीं है। तो उस क्षेत्र में जो आपने कार्य किए और इस बार आप शिक्षा के लिए, युवाओं के लिए, खासकर बालिकाओं के लिए जो करेंगे उस देखिए, उस बारे में। 2017 में जब हम जनता ने चुनकर हमको विधानसभा भेजा, तो हमने यही अपेक्षा की थी कि हम अपने क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो, हर क्षेत्र में कार्य करने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं कि जब कस्ता विधानसभा 2012 में जब अस्तित्व में आई, तो हमारी विधानसभा में कहीं पर भी एक भी डिग्री कॉलेज नहीं था। लोगों को उच्च शिक्षा के लिए या तो मोहम्मदी जाना पड़ता था जी। या मोहाली जाना पड़ता था या फिर या लखीमपुर आना पड़ता था या लखनऊ या सीतापुर जाना पड़ता था। इन समस्याओं को देखते हुए 2008 में हमारे पिताजी ने सर्वप्रथम कस्ता विधानसभा में पहला डिग्री कॉलेज स्थापित किया फतेहपुर में। और जो आज आपके सामने, आज तो कई डिग्री कॉलेज भी खुल चुके हैं, प्राइवेट संस्थानें भी खुल चुकी हैं, मगर शिक्षा के क्षेत्र की अगर किसी ने जगाई तो हमारे पिताजी ने सबसे पहले बाबू रामेश्वर दयाल महाविद्यालय फतेहपुर को देने का कार्य किया, जनता को समर्पित करने का काम किया। एक बेहजम ब्लॉक में सरैया में बाबू रामेश्वर दयाल डिग्री कॉलेज की स्थापना की। तो हम लोग हमेशा से ही चिंतित थे कि हमारे क्षेत्र के लोगों को शिक्षा के लिए कहीं दूर ना जाना पड़े, उनको अच्छी शिक्षा मुहैया कराई जाए। और इसी उपलक्ष्य में एक हम लोगों ने राजकीय इंटर कॉलेज का भी निर्माण कराया, जो कि ढकिया देवी गांव में है, ये औरंगाबाद ब्लॉक में, नहीं सॉरी यार, पसगांव ब्लॉक में। विधायक जी, जैसे कि एक बड़ी प्रमुख समस्या है उत्तर प्रदेश के लगभग सारे ही ज़िलों से, हर जगह से आवाज़ उठती है रोज़गार की। जो युवाओं के लिए जो रोज़गार के मौके हैं, अगर हम देखें तो इससे पहले 5 साल पहले अगर हम देखते हैं तो जो भाजपा सरकार जब से आई, स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ और स्टार्टअप्स के थ्रू कभी, अगर आज से सिर्फ 5 साल पहले देखें तो 500, गिनती के 500 स्टार्टअप्स थे, आज बढ़ते बढ़ते 60,000 हो गए हैं। लेकिन ऐसे में भी अगर देखा जाए, हम अपने क्षेत्र में देखें तो काफ़ी बार हम देखते हैं कि युवा पलायन कर रहे हैं, लोग यहाँ से दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई हरियाणा जा रहा है। तो वो जो है
उनको यहाँ पर रोज़गार नहीं मिल पा रहा है कुछ हद तक, इस समस्या पर आप क्या कहेंगे? पलायन कैसे रोका जा सकता है? देखिए, ये तो कहने की बातें हैं, पलायन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया, और जो रोजगार दिया गया वो बगैर किसी की सिफारिश के, बगैर किसी के पैसों से, बगैर किसी की जाति बिरादरी देखकर नहीं दिया गया। जो रोजगार 5 लाख दिए गए हैं वो सिर्फ उनकी क्षमता पर और उनकी गुणवत्ता पर, उनकी जो खुद की कुशलता थी उसको लेकर 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया। पुरानी सरकारों में तो लूट घसूट होती थी, सिर्फ जाति विशेष का ध्यान रखकर लोगों को नौकरियां दी जाती थी। जब नौकरियां कभी निकलती थी तो चाचा भतीजे झोला लेकर निकल पड़ते थे। जब पहले की सरकारों में नौकरियां निकलती थी तो उनके लोगों के दलाल निकल पड़ते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी, आप देख सकते हैं क्षेत्र में, गांव में जिनके परिवार में नौकरियां लगी हैं कितना संतुष्ट हैं, कितना प्रसन्न हैं। बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी सिफारिश के, बगैर किसी पैसे के लेन देन के मुफ्त नौकरियां दी गई हैं। तो जो क्षमता थी, जो क्वालिटी थी बच्चों में, अपनी क्षमता के हिसाब से नौकरियां मिली उनको। एक आवारा पशु का एक मुद्दा है जो कि यहाँ पे एक बड़ी प्रमुख समस्या है पूरे लखीमपुर ज़िले में। तो इसके लिए जो कार्य किए गए हैं और जो आगे करने का प्लान है, रोड मैप है, वो ज़रा बताइए आप हमें। लगभग 50 से ज़्यादा गौशाला हमारी विधानसभा में बन चुकी हैं, जी, कुछ बनकर तैयार हो रही हैं। छुट्टा पशुओं की, आवारा पशुओं की जो समस्याएं हैं, ये हम लोगों के द्वारा ही उत्पन्न की गई हैं, ये कहीं बाहर से नहीं आई हैं। जी। ऐसे और कैसे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज से कुछ समय पहले तक हम लोग जानवर बांधते थे गांव में, जी, हम लोग बैल बांधते थे, खेतों की जुताई करते थे। आज टेक्नोलॉजी बढ़ी है, ट्रैक्टर का ज़माना आ गया है, तो आज हम लोगों ने उनको इग्नोर कर दिया। ये वही गौ माता हैं जिनकी हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा अगर इसमें अनियमितता फैला दी गई है तो उसके लिए सरकार चिंतित है, हम लोग चिंतित हैं। गौशालाओं का निर्माण करा रहे हैं, अवैध जो भी उनकी देख रेख की समुचित व्यवस्था की जा रही है। आप देख सकते हैं कई बड़ी गौशालाएं बनाई गई गांव में, ब्लॉक के माध्यम से चन्नियों का निर्माण किया गया ताकि पशुओं को वहां पर समुचित चारा मिल सके, उनके रहने की व्यवस्था हो सके। जो गौशालाएं बनाई गई उनमें लोगों के द्वारा अपील की गई, पब्लिक के द्वारा, संभ्रांत लोगों के द्वारा अपील की गई, जो अपनी स्वेच्छा से दान देना चाहते हैं। कोई चारा देना चाहता है, कोई भूसा देना चाहता है, जी, लोग स्वेच्छा से दान भी कर रहे हैं। और उनको हम लोग व्यवस्थित रूप से जानवरों की समुचित व्यवस्था हो सके, खाने पीने की, तो हम सब लोग उस पर कार्य कर रहे हैं। पब्लिक भी देख रही है, कार्य हो रहा है। अच्छा विधायक जी, सपा वाले कहते हैं कि सारे कार्य हम ही ने कराए हैं, चाहे वो लखनऊ मेट्रो हो या फिर 100 नंबर हो और एम्बुलेंस हो, और भी बहुत सारे काम बताते हैं। वो तो ये भी कहते हैं जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो बना है, वो कहते हैं कि ये समाजवादी एक्सप्रेसवे हमने पारित किया था, ये प्रोजेक्ट हमारे सरकार में पास हो गया था और सत्ता में हम नहीं रहे इसलिए नहीं बन पाए। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? वो ये क्यों नहीं कहते हैं कि अतीक अहमद माफिया है? जी, वो ये क्यों नहीं कहते कि आजम खान ने लोगों की ज़मीनों पर अवैध कब्जा किया? जी, वो ये क्यों नहीं कहते कि महिलाओं के साथ बलात्कार समाजवादी पार्टी की सरकार में होते थे? वो ये क्यों नहीं कहते थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार में बिजली नहीं आती थी? वो ये क्यों नहीं बताते कि थाने और ब्लॉक कचहरी, कोर्ट कचहरी, ये सब गुंडे संभालते थे, माफिया संभालते थे? आज अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अगर विकास किया जा रहा है तो उनको लगता है कि सब हमने किया है। आप खुद जाकर देख सकते हैं कितना विकास उत्तर प्रदेश में हुआ, कितना विकास हिंदुस्तान में हो रहा है। आज नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण हो रहा है, आज असलहा फैक्ट्री बनाई जा रही है, आज विमानों के पार्ट्स हिंदुस्तान में बनाए जाने लगे हैं, आज मोबाइल हिंदुस्तान में बनाए जाने लगे हैं। एक्सपोर्ट्स राइज करे हैं। तो जब विकास भारतीय जनता पार्टी करा रही है तो उनकी तो सरकारों का एक ही उद्देश्य था, उनका तो नारा था, खाली प्लाट हमारा है। बहु बेटियां सुरक्षित नहीं थीं,
लोग अपने घरों से पलायन कर रहे थे। कैराना हो, शामली हो, मुजफ्फरनगर दंगा हो, बरेली का दंगा हो, दंगे तो सब समाजवादी पार्टी की सरकार में होते थे। अब भारतीय जनता पार्टी जो लोग पलायन कर गए थे उनको विस्थापित करने का कार्य किया गया, और जो गुंडे माफिया थे उनको उत्तर प्रदेश से पलायन करा दिया योगी बाबा ने। चलिए, लखीमपुर वायलेंस जो हुआ, लखीमपुर हिंसा, जिसमें हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी के बेटे पर संगीन आरोप लगते हैं कि उन्होंने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी। चूँकि ये मामला इन्वेस्टिगेशन में है, पर फिर भी आप क्या इस मामले में कहेंगे कि इस चीज़ का, इस इंसिडेंट का कोई प्रभाव पड़ेगा आपके चुनाव पर? क्योंकि ये देखिए, घटना पब्लिक सब समझदार है, जी, पब्लिक सब समझदार है, वो जानती है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और कोर्ट में मामला चल ही रहा है, जांचें हो रही हैं, जो है सब आपके सामने है। जी। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य, ओपी राजभर, ये लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। 5 साल, 11 महीना, 30 दिन, कोई समस्या नहीं, भाजपा बिल्कुल ठीक है इनके लिए। आखिरी के 1 दिन में इनको सारी कमियां उसी में नज़र आ जाती हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा, 2017 के पहले देख लीजिएगा, राजभर जी कितने चुनाव लड़े जी, और कितने जीते। 2017 के पहले वो एक भी चुनाव नहीं जीते। अच्छा, इस और बार जब भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करते हैं तब वो विधायक बनते हैं। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी बसपा से आहत हुए तो भाजपा में आ गए, और भाजपा ने जब उनके परिवार में जब टिकट देने के बेटे को मना कर दिया तब वो आक्रोशित हो गए। वो कहते हैं दलित पिछड़ों का जी, दलित पिछड़ों का उत्पीड़न हो रहा था, इस उत्पीड़न हो वजह से रहा उन्होंने है। इस्तीफा अरे दिया। मुझसे बड़ा दलित कौन होगा भाई। सुरक्षित सीट सौरभ सिंह सोनू, अनुसूचित जाति जाटव समाज से आता हूँ, मैं तो प्रसन्न हूँ, मेरे क्षेत्र की जनता प्रसन्न है। उनको खाने को राशन मिल रहा है, पीने को पानी मिल रहा है, रहने को आवास मिल रहे हैं। इस बार उन्होंने सपा से गठबंधन कर लिया, तो लगता है ये प्रभाव डाल पाएगा, सपा को मजबूत करते हैं। जब अपने बेटे को चुनाव नहीं जिता पाए तो ये कितना प्रभाव डालेंगे आप खुद समझ सकते हैं। जी, चलिए विधायक जी, बहुत ही बेबाकी से आपने सारे सवालों के जवाब दिए। इस बार का आप एजेंडा बता दीजिए कि इस बार आप मुख्यतः, अगर फिर से जनता आपको मौका देती है, आपको फिर से विधायक बनाती है, तो इस बार विधायक बनने के बाद आप क्या करेंगे? इस बार जनता मौका देगी तो मैं मितौली और मैगलगंज को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने का कार्य करूँगा, औरंगाबाद को ब्लॉक बनाने का कार्य करूँगा, और अपनी बहन बेटियों के लिए एक राजकीय डिग्री कॉलेज का निर्माण कराने का प्रयास करूँगा, एक स्टेडियम की भी स्थापना कराने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद विधायक जी, अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।